कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर शिकी को देखते हैं जिसे स्कूल से निकाल दिया गया है। लेकिन जब एक रहस्यमय अजनबी उस पर हमला करता है और उसके पिता को मार देता है तो उसे पता लगता है कि उसके रगों में डीमन का खून बह रहा है और वह बदला लेने के लिए अपनी इस पावर का इस्तेमाल करता है। बहुत समय पहले हम ओनी नाम का एक डीमन देखते हैं जो कि जापान में रहता है, जो अपनी इच्छा अनुसार सबको नष्ट कर देता था और इंसानों को भी मार देता था। कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने की साहस न रख सका। लेकिन फिर एक बहादुर इंसान मोमोतारो इंसानों की रक्षा के लिए वहां पर आता है। मोमोतारो ने ओनिगाशिमा पर हमला किया और हजारों ओनियों को मार दिया। लेकिन ये मोमोतारो और ओनी के बीच लंबे युद्ध की मात्र शुरुआत थी। इसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अब फोन पर अपने दोस्त से बात करते हुए अपने हथियार की सफाई कर रहा है। वह इस बात पे हंसते हैं कि हाल ही में उन्हें झगड़े के कारण स्कूल से निकाल दिया गया है और कहते हैं कि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि वे अपने क्लासमेट के बदसूरत चेहरे देखकर तंग आ चुके हैं। फिर तभी उसके पिता शियोशी वहां आते हैं और उसके सर पर मारते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे स्कूल से क्यों निकाला गया। शिकी उसे अकेला छोड़ देने के लिए कहता है। शियोशी उसे फिर से मारने के लिए आगे आता है, लेकिन इस बार वह उन्हें चकमा दे देता है। इसके बाद शियोशी शिकी से पूछता है कि इन सभी बंदूकों का क्या मतलब, क्योंकि वह लोग तो शराब की दुकानें चलाते हैं, बंदूक की नहीं। शिकी बोलता है हमारी दुकान मुश्किल से ही चल रही है क्योंकि वह लोग जानते हैं कि वह अपने कस्टमर खो रहे हैं। शियोशी शिकी का मजाक उड़ाते हुए कहता है एक हाई स्कूल का लड़का जिसे स्कूल से निकाल लिया गया है वह ऊंचा और शक्तिशाली बन रहा है। शिकी इसे पर्सनली ले लेता है और कहता है कि वह उसकी तरह लूजर नहीं है और वह इस बात से राहत है कि वह ब्लड रिलेटिव नहीं है। इससे ओल्ड मैन की फीलिंग हर्ट हो जाती है। इसके बाद वह बिजनेस स्कूल के लिए नीचे चला आता है। शियोशी डिलीवरी के लिए चला जाता है और शिकी बोलता है कि काश किसी अमीर आदमी ने उसे गोल लिया होता। इसके बाद वह अपने निशाने का अभ्यास करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी घर के बाहर हुए विस्फोट से चौंक जाता है। वह देखने के लिए बाहर झांकता है, लेकिन कोयले के कारण कुछ भी नहीं दिखाई देता। अचानक कोयले से एक अजीब काली धुंध का झोंका निकलता है और शिकी उसे देखते ही पीछे गिर जाता है। धुंध उसका पीछा करती है और पैर पकड़ लेती है और उसे बाहर खींचकर सड़क पर गिरा देती है। जैसे ही शिकी उठता है और सोचता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, तभी सफेद कपड़ा पहने हुए एक बूढ़ा आदमी वहां आता है जो उस पर हमला करने के लिए तैयार है। तभी शियोशी वहां आता है और उस बूढ़े आदमी पर कार चढ़ा देता है और शिकी को जल्दी से कार में बैठने को कहता है और जितनी तेजी से हो सके वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि उनके पास एकमात्र रास्ता है देश को छोड़ देना। हालांकि शिकी को अभी भी समझ नहीं आया क्या हुआ। वह अपने पिता से पूछता है कि वह अपनी कार से किसी को कैसे मार सकते हैं, लेकिन शियोशी उसे बताता है कि वह अभी मरा नहीं और उन्हें उससे जितना हो सके उतना दूर चले जाना चाहिए। वह सच में डिस्ट्रैक्ट है और शिकी से कहता है कि वह उसकी बात ध्यान से सुने क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। शियोशी शिकी को बताता है कि वह ओनी का वंशज है और जिस आदमी ने उस पर हमला किया वह मोमोतारो का वंशज है। शिकी उससे कहता है कि वह मजाक करना बंद करे क्योंकि ऐसा करने का अभी समय नहीं है, लेकिन शियोशी बताता है कि वह सीरियस है। तभी काली धुंध से बनी एक ब्लेड छत पर कूद जाती है और शियोशी बड़ी मुश्किल से उससे बच पाता है। उन्हें पता लगता है कि हमलावर ने उसे पकड़ लिया है और फिर अचानक उसकी कार की खिड़कियां अचानक धुंध से ढक जाती हैं, जिससे वे पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं। शियोशी एक खाली पड़े गोदाम के पास कार को रोक देता है और जल्दी से बाहर निकल जाता है और शिकी से कहता है उन्हें तुरंत छिप जाना चाहिए। तभी कार में विस्फोट हो जाता है और वह पीछे मुड़ता है तो उसे पता लगता है कि शिकी गायब हो चुका है। सौभाग्य से वह काली धुंध का एक हिस्सा अंदर जाते हुए देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि उसके बेटे को वहां ले जाया गया है। गोदाम के अंदर शिकी खुद को काले धुंध से बने एक विशाल जाल में फंसा हुआ पाता है और उसके सामने सेमीदार नाम का एक डरावना आदमी खड़ा है। सेमीदार उसे बताता है उसकी रगों में बहता खून उसे कीट के अलावा कुछ नहीं बनाता और ऐसे कीटों को खत्म करना मोमोतारो एजेंसी का काम है। शिकी अभी भी सदमे में है। सेमीदार कार से कुचले जाने के बाद भी बच गया। तभी शियोशी वहां आता है और बताता है कि मोमोतारो की असली कहानी क्या है। ये कई हजारों वर्षों से मोमोतारो और ओनी के वंशजों में युद्ध हो रहा है। जिनके खून में मोमोतारो का खून है उन्होंने आपस में हाथ मिला लिया और मोमोतारो एजेंसी का गठन किया, जिससे उन्हें युद्ध में फायदा हुआ और ओनी को जिंदा रहने के लिए इंसानों के बीच छिपना पड़ा। शिकी अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि अब क्या हो रहा है, लेकिन शियोशी कहता है कि वह इसे डैडी को संभालने दे। सेमीदार अचानक काले धुंध से तो तलवार बना लेता है। जवाब में शियोशी भी उसी क्षमता को दिखाते हुए तलवार बना लेता है। दोनों आदमी दौड़ते हैं और अपनी तलवारों को टकराते हैं और शक्तिशाली शॉक वेव्स छोड़ते हैं। शियोशी किसी तरह सेमीदार को पीछे धकेल देता है, लेकिन वह पहले की तुलना में उसे कमजोर बताता है। सेमीदार बताता है कि काली धुंध एक अनोखी एबिलिटी है जिसका इस्तेमाल केवल मोमोतारो के वंशज कर सकते हैं। तभी शियोशी बताता है कि वह मोमोतारो एजेंसी का सीनियर था। शिकी ये सुनकर बहुत आश्चर्य होता है कि उसके पिता उस मोमोतारो के वंशज हैं, लेकिन शियोशी कहता है कि वह इस बारे में पूरी तरह से भूल चुका है। सेमीदार उससे पूछता है कि क्या
अब वह ये भी भूल चुका है कि ओनी कितने खतरनाक हैं। वह डिक्लेयर करता है कि एक ओनी को शरण देने के अपराध में उसे भी मार दिया जाएगा। शियोशी उस पर पहले हमला करके जवाब देता है। वह और जमींदार ताकत में बराबर हैं। शिकी केवल घबराहट में उनकी लड़ाई देख सकता है, जबकि जमींदार शियोशी से पूछता है कि वह एक मॉन्स्टर की रक्षा क्यों कर रहा है जो केवल विनाश करते हैं। शियोशी उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसे सीरियस डैमेज देने की कोशिश करता है, लेकिन जमींदार उसकी अपेक्षा से कहीं तेज है। वह आसानी से उसके हमले को डॉज कर लेता है और फिर से एक सुपर फास्ट कॉम्बो से शियोशी पर हमला करता है। वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। अपने पिता को खून से लथपथ देखकर शिकी बहुत दुखी हो जाता है और जमींदार से कहता है कि वह उसे मार डालेगा, लेकिन जमींदार कहता है कि जल्द ही वह अपने पिता के पास आफ्टर लाइफ में जाने वाला है। लेकिन तभी शियोशी उसके पैर पकड़ लेता है। जमींदार उससे पूछता है कि वह ओनी की रक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में क्यों डाल रहा है और जवाब देता है कि उसे अपने बेटे की रक्षा के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। आगे बताता है कि अभी तक शिकी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है और सिर्फ उसे इसलिए मारना गलत है क्योंकि उसके शरीर में ओनी का खून है। जमींदार उसे खत्म करने के लिए एक काली धुन तलवार बनाता है। शिकी के अंदर उबलता गुस्सा आखिर में अपनी सीमा पर पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी आंख लाल हो जाती है और कसम खाता है वह उसे मार डालेगा जो उसके पिता को चोट पहुंचाएगा, और उसकी डिमोनिक पावर अवेकन हो जाती है। उसके चेहरे के हर छेद से खून बहने लगता है और उसके सिर से डिमोनिक सिंग निकलने लगते हैं। शिकी चिल्लाता है कि वह जमींदार को मार देगा। जब वह आदमी उसे देखने के लिए पीछे मुड़ता है तो वह देखता है कि शिकी अब जाल से बना नहीं है। अगले ही पल खून से बनी बंदूकें उसके चेहरे के पास आती है। वह क्विकली अपनी रिफ्लेक्शन से सभी शॉटों को रोक देता है, लेकिन शिकी पहले ही उस जगह से हट चुका है। जमींदार सोच रहा है कि वह कहाँ छुपा है तो उसने इस छत से खून टपकते हुए देखा जहाँ शिकी उल्टा लटका हुआ है। जमींदार शिकी को खून से सना देखकर समझ जाता है कि वह अवेक हो गया है, लेकिन वह उसके खून से छेड़छाड़ करके लड़ सकता है। लेकिन ओनी से लड़ने में ये सबसे डरावनी बात नहीं है। शिकी उसके ऊपर झपटता है और शक्तिशाली स्ट्राइक से उसे पीछे धकेल देता है। जमींदार ने क्विकली टेबल को फ्लिप कर दी जिससे उसका हाथ कट गया, लेकिन शिकी ने पीछे छलांग लगाई और तुरंत उसका फिर से हाथ रुक गया। इसके बाद वह पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और जमींदार को पसीना आने लगता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। शिकी अपनी पावर का इस्तेमाल रक्त से बनी बंदूक के रूप में दिखाता है। जमींदार को गोलियों को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत और स्पीड का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन तभी शिकी उस पे मिसाइल ताक देता है, लेकिन जमींदार उससे कम समय के भीतर बच जाता है और रॉकेट उसके पीछे फट जाता है। जमींदार शिकी के हमले से बचने के लिए भागने लगता है, लेकिन फिर उस पर अपनी तलवार फेंकता है ताकि उसे जल्दी से नीचे गिरा सके। हालांकि ये इनफ नहीं है, लेकिन शिकी उसके पास पहुंचता है और लात मार के उसे दूर फेंक देता है। जमींदार इतना थका हुआ घायल हो चुका है कि वह तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता और शिकी उसके चेहरे पर पैर रख देता है और उसके ऊपर एक बटालियन के बराबर गोला बारूद उतार देता है। हालांकि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जमींदार किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। वह शिकी को शराब देता है, लेकिन तभी अचानक शिकी गिर जाता है और खून से बनी बंदूकें हट जाती है। उसका ओनी ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया। जैसे ही वह अपने खून से बने हाथों को देखता है वह अपना दिमाग खो देता है और सोचता है कि आखिरकार ये क्या हुआ। जमींदार टिपिकल रिएक्शन देते हुए कहता है जो अपनी पहली बार ओनी पावर को जागृत करते हैं वह अपनी बची हुई शक्ति से एक काली धुंध की तलवार बना लेता है और वह अपना काम खत्म करने के लिए कहता है। हालांकि वह शिकी को जैसे ही चाकू मारने वाला होता है तभी शियोशी उसी बीच कूद पड़ता है और अपने बेटे की जान बचाने के लिए खुद का बलिदान दे देता है। जमींदार उससे कहता है कि वह उस लड़के को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में कैसे डाल सकता है जबकि वह मॉन्स्टर बन गया था। शियोशी ये सोचता है कि शिकी कितना प्यारा लड़का था और अपने पुराने दोस्त से कहता है कि एक खुश पिता होना बुरी बात नहीं है, भले ही ये थोड़े समय के लिए क्यों ना हो। तभी विस्फोट की आवाज सुनकर वहाँ के रहने वाले सिविलियन उस जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर देते हैं। जमींदार फिलहाल के लिए पीछे हट जाता है और काली धुन में बदल जाता है और गायब हो जाता है और शियोशी और शिकी को अकेला छोड़ देता है। शिकी घबरा जाता है और अपने पिता से कहता है कि वह एम्बुलेंस को बुला रहा है। उसके पिता उसे रोकने के लिए कहते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि ये अब उसका अंत है। वह अंत में अपने बेटे से आखिरी बात करना चाहता है। शियोशी उससे कहता है कि वह अपने वंश के बारे में कभी नहीं बता सकता। इसका मतलब यह है कि उसे ये बताना होगा कि कुछ लोग उसे मारना चाहते हैं, लेकिन अब वह केवल शिकी से इतना स्ट्रॉन्ग होने के लिए कहता है कि मोमोतारो और ओनी को दोनों को हरा सके। हालांकि शिकी उस पर चिल्लाता है कि वह चुप हो जाए क्योंकि अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ। वह उससे ये कहते हुए बाहर ले जाने लगता है कि जब वह ठीक हो जाएगा तो वह बात करेंगे और शियोशी आखिरी बार सांस लेने से पहले उसे देखकर एक बार मुस्कुराता है। जैसे ही वह जमीन पे गिर जाता है शिकी अपना दिमाग खो देता है। पहले उसे जगाने की कोशिश करता है और फिर बेवकूफ की तरह रोने लगता है। इसके तुरंत बाद रोलर स्केट्स पर एक आदमी वहां आता है और जब शिकी उसे देखने के लिए मुड़ता है तो वह शिकी के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसे उस जगह ले
जाता है जहाँ पर उसके जैसे ही लोग मौजूद हैं। जब सिकी बेहोश होता है तो वह अपने बचपन के सपने देखता है। वह अपने पिता की निगरानी में पार्क में खेला करता था। फिर उसका सपना एक अंधकार में बदल जाता है और सीओसी की मौत सेमीडर से हो जाती है। शिकी अचानक से जाग जाता है, लेकिन जब वह चारों ओर देखता है वह खुद को एक खाली हॉल में कुर्सी के द्वारा बना हुआ पाता है। ठीक उसी समय उसके पीछे स्केटर लड़का जिसने उसे किडनैप किया था, वह अपने छाते के साथ एक हाथ से पुशअप कर रहा होता है और जैसे ही वह सिकी को जागा हुआ पाता है वह अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। इस लड़के का नाम नेडा होता है। नेडा भी एक ओनी होता है। वह अपने सींग निकाल के दिखाता है। शिकी ये देखकर कंफ्यूज होता है और वह नेडा पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। वह नेडा से पूछता है कि वह इस समय कहाँ पर है। वह उसे बताता है कि उसके पिता की डेड बॉडी दूसरी जगह पर सुरक्षित रखी है। वह उसे वैलिडेशन के लिए लाया है। नेडा कोने में रखा व्हाइट बोर्ड सिकी के पास लेकर आता है। वह सिकी को करीब दिखाता है। वह चलने की बजाय स्केट्स का इस्तेमाल करता है। इसके बाद वह मोटार एजेंसी के बारे में समझाना शुरू कर देता है और कहता है कि उसने पहले ही एक ऐसे इंसान को देखा है जो काली धुंध को कंट्रोल कर सकता है और उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। मोटारो एजेंसी खोजती है और शिकार करती है और जवाब में उनसे लड़ने के लिए ओनी ने अपनी खुद की एजेंसी बनाई। नेडो बताता है उसका काम है सिकी जैसे अवेकन ओनियो को ढूंढना और उन्हें सुरक्षित स्थान पे लाना जहाँ वह वैलिडेट कर सके कि वह ओनियो एजेंसी में शामिल होने के लायक है। वह उसे सारी बात बताने के बाद उस व्हाइट बोर्ड को उसी जगह पे रख देता है और फिर वह सिकी का गैग हटा देता है ताकि वह उसका इंटरव्यू ले सके। जैसे ही वह गैग उठता है सिकी उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि वह उसे आजाद कर दे। वह नेडो को भी कोसता है और धमकी देता है यदि उसने उसके पिता के शरीर को नुकसान पहुंचाया तो वह उसे भी मार देगा और नेटो उसके स्कोर से एक अंक काट लेता है जो पहले से ही 0 है। वह सिकी को गधा कहता है क्योंकि वह सुरक्षित का अर्थ नहीं समझ पाया क्योंकि उसने पहले ही उसके बारे में बताया था। सिकी उस पर गुस्सा हो जाता और कहता है कि वह किसी पे भरोसा नहीं कर सकता और नेटो को उससे कुछ भी उम्मीद नहीं थी और डिसाइड करता है कि वह जितना ही कोसेगा वह उसके अंकों में से उतने अधिक अंक काटता जाएगा और उससे आजाद करने की मांग करेगा और बताता है कि यदि वह वैल्यूएशन में पास होना चाहता है तो वह उसका साथ देगा। शिकी को वैल्यूएशन की कोई परवाह नहीं है, लेकिन वह जल्दी से आजाद होना चाहता है, इसलिए वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हालांकि वह ये भी ठीक से नहीं कर पाता। नेडो उसे कहता है कि वह उसे डरावनी नजरों से देखना बंद करे। ये सुनकर शिकी भड़क जाता है। नेडो डिसाइड करता है कि वह उसका वैल्यूएट करने के लिए नॉन मेथड का इस्तेमाल करेगा कि पागलों के साथ नॉर्मल चीजें काम नहीं करती। वह अपनी टाई उतार लेता है इससे पहले कि शिकी को कुछ समझ में आए कि क्या हो रहा है। नेडो अपनी टाई का इस्तेमाल करके सिकी का गला घोट देता है। सिकी घबरा जाता है और उसकी सांस फूलने लगती है। नेडो कहता है कि जब किसी इंसान का असली रूप बाहर तब आता है जब वह मौत के करीब हो और वह यही देखना चाहता है कि सिकी अपनी ताकत का इस्तेमाल सही ढंग से कर सकता है, लेकिन वह घुटन की स्थिति से बाहर नहीं निकल पाता। उसके चेहरे के हर छेद से खून बहने के बाद वह जल्दी से बेहोश हो जाता है। नेडो इससे निराश होता है। सिकी ने जो खून खोया था वह उसकी मदद से अवेकन हो जाता है। ये तेज नुकीली कीलों में बदल जाता है और नेडो पर हमला करता है जो बिना किसी परेशानी के हमले को डॉज कर लेता है। अचानक उसे पता लगता है कि खून से बनी एक गैटलिंग गन उसके सिर पर तान दी गई है और उसके पीछे सिकी बैठा हुआ है। वह नेडो पर गोलीबारी शुरू कर देता है और संतुष्ट होने पर पीछे हट जाता है, लेकिन उसके हमले एजलोट को छू भी नहीं पाए जो अपने खून से अपने आप को ढककर बचा लेता है। वह सिकी के स्कोर से 100 अंक काट लेता है क्योंकि वह यह भी नहीं जानता है कि अपने ओनी ब्लड का इस्तेमाल कैसे किया जाए और वह डिसाइड करता है कि इसे दिखाएगा कि इसे वास्तव में कैसे किया जाए। एक बार सिकी का यह रूप खत्म हो जाए तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। सिकी उसकी ओर अचानक झपटता है, लेकिन वह इस हर चीज के लिए तैयार था और फिर कुछ मिनट बाद सिकी को होश आ जाता है और सिकी हार चुका है और जमीन पे पड़ा हुआ है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या हुआ, लेकिन तभी वह अपने लाल हाथों को देखता है और घबरा जाता है और उसे एहसास होता है कि वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। नेडो उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि यह स्वाभाविक है, उसकी याददाश्त खाली है कि कोई जब ओनी बनता है तो वह अपना दिमाग खो देता है। उनकी लड़ाई के कारण पूरे हॉल में खून ही खून फैल गया है। सिकी नेडो से कहता है कि वह उसे ऑर्डर देना बंद करे क्योंकि वह भी अपने खून का हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। नेडो तुरंत अपना खून का बना चाहता गायब कर लेता है और बताता है कि वह कभी भी वज नहीं हुआ क्योंकि वह वास्तव में अपनी पावर को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद उन्हें डिक्लेयर किया कि अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सिकी को ओनी एजेंसी में शामिल करने के लिए क्वालिफाई कर दिया गया है। सिकी को अभी भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है। वह एक बार ये जानता है कि नेडो काफी शक्तिशाली है। वह अपने अभिमान को निगलने का निर्णय करता है और नेडो से
उसे विनती करता है कि वह अपना स्टूडेंट बना ले, क्योंकि वह शक्तिशाली बनना चाहता है और अपने पिता का बदला लेना चाहता है। नेडो तुरंत ही मान जाता है और सिकी से कहता है कि उसके जैसे व्यक्ति जो लड़ते समय दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, वह असली लड़ाई में सबसे पहले मारे जाते हैं। वह उसका अपमान करता है कि जो ना तो अपना दिमाग और ना ही पावर को कंट्रोल कर पाता है, और सिकी अपने गुस्से को पूरा कंट्रोल करने के लिए सारी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। नेडो डिक्लेयर करता है कि समय आ गया है कि वह सिकी को खत्म कर दे, क्योंकि वह जोनी हर किसी के लिए बोझ है। वह अपने स्पेशल अंगूठे का इस्तेमाल करके अपना अंगूठा काटा है, जिससे एक खून की धारा निकलती है और वह खून को एक छाते के रूप में बदल देता है। अचानक सिकी को एक आइडिया आता है और वह अपना मन बदल लेता है। वह नेडो की सीमा से दूर भागता है और उसकी ओर दौड़ता है और अपनी मुट्ठी को जमीन पर घसीटता है जब तक कि उसमें से खून नहीं निकलने लगता है। नेडो जल्दी से अपने छाते को नुकीली ढाल में बदल देता है, जो उसे किसी भी हमले से बचाएगा, और फिर सिकी के हमलों के बारे में सोचता है। सिकी लास्ट मोमेंट पर कूद जाता है, जो कि नेडो ने इस पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन तभी वह स्पाइक का इस्तेमाल करके दूसरी ओर कूद जाता है और उसके चेहरे पर एक खून की बूंद तान कर चौंका देता है। सिकी अपना पूरा ध्यान गन पर केंद्रित करता है। पीछे की ओर एक पावरफुल गोली चलाई, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। उसे विश्वास होता है कि वह नेडो के ऊपर हमला करने में सफल रहा, लेकिन उसे पता लगता है कि इस बार भी वह ऐसा नहीं कर पाया। नेडो बस अपनी उंगली से उस खून की गोली को रोक लेता है और उसे चकनाचूर कर देता है। हमले के लिए सिकी को कोई भी श्रेय नहीं दिया जाता, क्योंकि वह उस पर हमला करने के आधी हद तक वज मूड में हो गया था। जब सिकी दोबारा से अपना दिमाग खोने लगता है तो नेडो डिसाइड करता है कि वह अपने स्पेशल मूव से इसे खत्म करेगा। वह अपने आप को प्रोटेक्शन केज में बंद कर लेता है और अपने खून से बने तीरंदाजों को बुलाता है, जो उसके आदेश पे गोली चलाने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि वह देखता है कि सिकी उस पावर के खिलाफ लड़ रहा है और अपनी पावर को कंट्रोल में ले रहा है, तो नेडो अपने स्पेशल मूव को नष्ट कर देता है। सिकी को गर्व है कि वह अपनी पावर को कंट्रोल करने में कामयाब रहा। वह जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च कर दी। नेडो को विश्वास नहीं हो रहा है कि सिकी ने अपनी पावर को कंट्रोल किया, बल्कि उसने विजयकर मोड को भी कंट्रोल कर लिया, जो कि हर कोई नहीं कर सकता। वह उससे पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन सिकी कहता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो मुझे ये बताओ कि इस पावर को कैसे अनलॉक किया जाए। नेडो उसे बता रहा है कि वह इस बारे में सोचेगा। सिकी कहता है कि ठीक है। उसका कहना है कि जब नेडो ने ब्लड को कंट्रोल करने की बात की, उसे समझ नहीं आया। जब उसने अपना अंगूठा काटा और उससे एक हथियार बनाते हुए देखा तो उसको एक आइडिया आया। क्योंकि वह दोनों वहीं मौजूद थे, तो उसने सोचा कि वह उसकी नकल कर सकता है। आश्चर्य की बात यह है कि ये काम करा। हालांकि उसे डिटेलिंग समझ नहीं आई और उसने हथियार बनाने के लिए मन ही मन में चिल्लाते हुए खून को लहूहान कर दिया। सिकी उस बात से अभी भी उत्साहित है कि उसकी चाल काम कर गई, और वह नेडो से पूछता है कि वह इस बारे में क्या सोचता है। नेडो कहता है कि ये पूरी तरह से बकवास है, क्योंकि चीजें ऐसे नहीं चलती। अपने एक्सपीरियंस से उसने बताया, सिकी जैसे बेवकूफ और भावुक इंसानों को अपना खून कंट्रोल करने में कठिनाई होती है, जबकि उसके जैसे रैशनल और काम लोगों के पास अपनी पावर का सही उपयोग करने का सबसे अच्छा मौका होता है। नेडो कहता है कि सिकी तर्क नहीं सुनता है। वह अपने व्रजर मूड को खुद को कंट्रोल भी नहीं करने देता। वह अपनी पावर को स्ट्रेंथ द्वारा कंट्रोल करता है। उसका कहना है कि ये बहुत कठिन तरीका है और कहता है कि ये उसको बहुत ज्यादा क्षति भी दे सकता है। वह इन अनोखे मामले में क्या करे, इस बारे में सोचने लगता है। अचानक सिकी उसे बताता है कि उसे अपने पिता का बदला लेना है और उसे मारने के लिए उसे अपनी पावर की जरूरत पड़ेगी। वह नेडो से कहता है कि वह उसे अंडर में ले ले और सब कुछ सिखा दे, तो वह उसके लिए काम करेगा। हालांकि नेडो इस पॉसिबिलिटी कंसीडर करता है। वह अपनी छतरी को भाले में बदल देता है और उसे बताता है कि उसके जैसे लोग समाज के लिए खतरा है, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता है कि वह अपनी पावर को कंट्रोल कर सकता है और उसने केवल एक जुआ खेला था। और कहता है कि वह उसे एक नौकर के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। फिर उसे ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे भाला मारने वाला हो, लेकिन भाला उसके सिर के पास जमीन पर लगता है। वह सिकी से कहता है कि वह उसे अपने अंडर में लेता है और उसे एक छात्र के रूप में स्वीकार करता है। और ये बात सिकी के लिए कंफ्यूजिंग करने वाली है, क्योंकि वह सोचता है कि दोनों एक ही बातें हैं। नेडो उसे बताता है कि उसने परीक्षा बड़ी मुश्किल से पास की, लेकिन वह उसे अपनी योग्यता को साबित करने का मौका देगा। सिकी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। नेडो डिसाइड करता है कि वह उसे शुरुआती चीजें बताएगा। वह उसे बताता है कि वह एक आइलैंड पे है जिसका नाम ओल्ड डोर स्टेप है, जिसे अतीत में ओनागाशिमा के नाम से जाना जाता था। ये वो जगह है जहाँ पर मोमोतारो ने मोस्टरो को मारा था, लेकिन अब इस जगह पे ओनी सुरक्षित रूप से रह सकते हैं। इस आइलैंड के बीच में रोसेट अकेडमी है, जो एक सैन्य स्कूल है जो ओनी को मोमोतारो एजेंसी के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेनिंग देता है। सिकी को यह जानकर घबराहट होती है कि वह एक आइलैंड पे है। नेटो उसके चेहरे पर एक उंगली मारता है और कहता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये अकेडमी तुम्हें जनरल एजुकेशन, अपने ओनी ब्लड को कंट्रोल करना, फाइटिंग टेक्निक और मोमोतारो और ओनी के बीच के इतिहास से लेकर सब कुछ सिखाएगा। नेडो सिकी का होम रूम
टीचर है और वह अकेडमी में काम करने के तरीके के बारे में बताता है, लेकिन ये उसके भी साइज के दिमाग की क्षमता से ज्यादा है। सीयू इसकी कोई परवाह नहीं है, वह केवल यहाँ से जाना चाहता है। क्या वह अपने पिता का बदला लेने के लिए स्ट्रॉन्ग बन सकता है? नेटो उसे कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन नेटो उसे कहता है कि अगर वह मोहतारो एजेंसी से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं बना तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जल्दी वह तैयार हो जाता है और अलग तरह से स्कूल में जाने के लिए एक्साइटेड है। नेटो उसे चेतावनी देता है कि कुछ दूसरे लोगों ने भी पास किया है और संभवतः उनमें सबसे कम स्किल है। अचानक सेकी को अपने पिता की याद आती है और वह नेटो से पूछता है कि उनका शरीर कहाँ है। नेटो जवाब देता है कि उन्होंने उसे पूरा घर इसलिए रखा है क्योंकि नेटो चाहता है कि वह सिकी अपने विश्वास के अनुसार अंतिम संस्कार कर सके। सिकी अपने पिता की मौत के बारे में सोचकर थोड़ा उदास हो जाता है। नेटो उसे बोलता है कि उदास होना समय की बर्बादी है और उसे स्ट्रॉन्ग बनने में ध्यान लगाना चाहिए ताकि वह अपना बदला ले सके। सिकी कहता है कि वह एक अच्छा लड़का लगता है। नेटो को ये बात अजीब लगती है और भागते हुए सिकी और कहता है कि अगर वह उसे पहले क्लास में नहीं पहुंचा तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। सिकी उसे किसी तरह पकड़ लेता है और सोचता है कि अपना ऑरा बनाने के लिए क्लास में कैसे जाना चाहिए। नेटो उसे दरवाजे से धक्का देकर निकाल देता है। सिकी को लगता है कि उसका ऑरा नेगेटिव में चला गया है और वह अपनी नाक से खून पूछने के लिए एक लड़के से टिश्यू मांगता है। जिन उसके टीचर से भी बड़ा एज लोड निकलता है और सिकी से कहता है कि वह उससे बात ना करे। सिकी इस बात से गुस्सा हो जाता है और उसे चिढ़ाने लगता है कि उसके पास अभी तक सींग नहीं आए। जिन अपने सींग निकालते हुए कहता है कि वे केवल एक नौसिखिया है जो अपने सींगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, वह हर समय दिखते हैं। ये बात एक लड़के को पसंद नहीं आती जिसका नाम अखरी है, जो अपनी सींगों पर कंट्रोल नहीं कर सकता। क्लास के अंदर टेंशन बढ़ने लगती है जब सिकी जेन के करीब पहुंच जाता है और उससे झगड़ा करने लगता है। इससे पहले की चीजें खराब हो, नेटो उनके पीछे आ जाता है और सिकी खुद को जिन के बगल में बैठा हुआ पाता है और उसे पता भी नहीं लगता कि ये कब हुआ। जिन भी उतना ही शौक है, लेकिन नेटो के पास अपने छात्रों की राय जानने के लिए समय बर्बाद करने का समय नहीं है। वह उनसे कहता है कि वे पहले लेसन में टैग का गेम खेलने जा रहे हैं। वह सभी छात्रों को जंगल में ले जाता है और उनसे कहता है कि उन्हें स्कूल वापस पहुंचने के लिए 1 घंटा है और उन लोगों को उसे पकड़े जाने से बचना है। आगे नेटो बताता है कि जो समय रहते स्कूल वापस नहीं आया उसे निकाल दिया जाएगा और उसे सिकी की आपत्ति पे कोई परवाह नहीं। इसके बाद वह स्टूडेंट से कहता है कि वह अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और वह अपनी पावर का इस्तेमाल केवल तभी करेगा जब कोई परेशानी होगी। जिन कॉन्फिडेंस से बोलता है कि अगर वह अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वह उन्हें जान से मार देगा। नेटो को उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसकी बजाय वह कहता है कि अगर कोई उसे मार देगा तो वह यहाँ से चला जाएगा और फिर वह मोहतारो एजेंसी से लड़ने के लिए किसी भी दस्ते में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद वह कहता है कि स्कूल वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए है और वह उनका टेस्ट लेगा। वह सभी से पूछता है कि क्या वह तैयार है और सिकी कहता है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ देने जा रहा है और परीक्षा में टॉप करेगा। आगे नेटो बताता है कि एक और नियम है, उसने 2 बोले निकाली। वह उन लोगों से कहता है कि परीक्षा पास करने के बाद अकेडमी में मस्ती करेंगे जाके। फिर अचानक वह उन 2 बोलों को जंगल की ओर फेंक देता है। इन सभी को लगता है कि बोल 2 है, इसलिए इन्हें आपस में लड़ना होगा। आगे नेटो बताता है कि उन्हें टीमों में बांटा जाएगा। पहले टीम में सिकी के साथ जिन और गुलाबो बालों वाली लड़की, दूसरी टीम में इकारी और जूजी है, तीसरे ग्रुप में रूका और कुइना है। रूका वहाँ सभी मौजूद लोगों से सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रही है। नेटो बोलता है कि वह 15 मिनट बाद उस जगह पर जाएगा ताकि वह पहले उस जगह पे पहुंच सके। सिकी बोलता है वह इस नकाब को उस लड़के के साथ टीम नहीं बनाना चाहता। नेटो बोलता है कि अगर वह टीम के साथ काम नहीं कर सकता तो उसे निकाल दिया जाएगा। इससे सिकी शांत खड़ा हो जाता है। इसके बाद गुलाबो वाली लड़की सिकी को अपने बारे में बताती है। सिकी ने जिंदगी में किसी लड़की से बात नहीं की। जैसे ही वह होमर को अपनी ओर आते हुए देखता है, उसके पेट में अचानक गुदगुदी होने लगती है और वह विश्वास के साथ कहता है कि वह उसकी रक्षा करेगा। ये सुनकर वह घबरा जाती है और कहती कि उसे ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह ये चाहती कि वह उसके रास्ते में ना आए। इसके बाद वह जिन को अपना परिचय देने जाती है, लेकिन जिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। होमर का आत्मविश्वास कम हो जाता है और वह रोने लगती है और उससे बात करने के लिए माफी मांगने लगती है। सिकी लड़की की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जिन पर चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर सिकी गुलाबी वाली लड़की से कहता है कि तुम्हें रोकर अपना क्यूट चेहरा खराब नहीं करना चाहिए। वह फिर से जिन को ताना मारने लगता है, लेकिन जिन उसे कहता है कि उस पर चिल्लाना बंद करे। नेटो उनके झगड़े के बीच आकर उन्हें अंदर जाने को कहता है क्योंकि उनके पास पूरा दिन नहीं है। जिन और सिकी तुरंत उस जंगल की ओर भागते हैं। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद होमर भी उनके पीछे चली जाती है। जिन पेड़ों के बीच कूदना शुरू कर देता है, नारुतो के एक निंजा की तरह। वह सोचता है कि वह नेटो को मारने के बाद ग्रेजुएट हो जाएगा और वह किसी भी दस्ते में शामिल हो सकेगा। वह इस मौके का फायदा उठाकर फ्रंट लाइन में जाना चाहता है और वह अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना चाहता है। लेकिन तभी अचानक सिकी
सिकी उसके पीछे हमला करने की कोशिश करता है। वह उससे बचते हुए पेड़ों से नीचे आ जाता है। जिन उससे कहता है कि आखिरकार तेरी क्या दिक्कत है। सिकी बोलता है कि वह साबित करने जा रहा है कि वह उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और वह अपना मास्क हटा देता है। उसके मुंह के आसपास भयानक निशान दिखाई देते हैं। चिको ये देखकर डर लगता है और कहता है कि कमजोर लोग ही केवल अपने घाव दिखाते हैं। लेकिन जिन उसकी बातों में नहीं फंसता। वह अपने ग्लव्स उतारता है और पता लगता है कि उसके हाथ भी टाकों के निशान से ढके हुए हैं। वह खून निकालने के लिए एक टाके को फाड़ देता है जिससे एक गोल आकार की आरी निकलती है। शिकी ये देखकर हैरान हो जाता है। चेंसो मैन का राइटर उन पे मुकदमा करेगा उनकी कॉपी करने के लिए। जिन उससे बोलता है कि वह अपना समय बर्बाद करना बंद करे। अगर उसे डर लग रहा है तो भाग जाए। शिकी बोलता है कि अगर वह अभी भाग गया तो वह अपने पिता का बदला नहीं ले पाएगा। जिन ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन फिर वह अचानक खतरनाक होने लगता है और वह शिकी से कहता है कि वे एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। शिकी उसे बोलता है कि वह उसे समझना भी नहीं चाहता और वह खून निकालने के लिए अपना अंगूठा काट लेता है। हालांकि वह इस बार बंदूक में बदलने में फेल हो जाता है और वह घबरा जाता है और सोचता है कि इसे बनाने के लिए क्या करना चाहिए। डिसाइड करता है कि वह लकड़ी से लड़ेगा क्योंकि उसके पास एकमात्र यही रास्ता है। उसे जल्दी एहसास हो जाता है कि वह जिन का मुकाबला नहीं कर सकता है जो अपनी चेंसों से एक ही बार में पेड़ों को काट सकता है। इसी बीच ओमर को देखते जो उन दो लड़कों को ढूंढने की कोशिश कर रही है, तभी अचानक उसे पेड़ों की जमीन पर गिरने की तेज आवाज सुनाई देती है। वह अचानक घबरा जाती है और कहती कि वह इस जगह पर रहने लायक नहीं है। हालांकि वह ये सोचकर खुश हो जाती है कि शिकी ने उसे क्यों कहा है और वह उसे ढूंढने का फैसला करती है। लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि एक गेंद उसके पास ही पड़ी है। इसी बीच शिकी और जिन की लड़ाई देखते हैं। जिन अपनी चेंसो पावर का ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, फिर भी उसे वह आसानी से मार पा रहा है। शिकी सोचता है कि वह अपनी पावर को इतनी आसानी से कैसे कंट्रोल कर सकता है। उसे एहसास होता है कि जिन की एबिलिटी नेटो से अलग है। वह अपनी एबिलिटी के बारे में, ट्रू नेचर के बारे में सोचते हुए अपना ध्यान खो देता है। जिन उसे एक ही मुक्का मार के गिरा देता है। इस वजह से शिकी निराश हो जाता है। जिन उसे रोते हुए छोड़कर आगे चला जाता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, शिकी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि लड़ाई खत्म नहीं हुई। जिन उसकी ओर चेंसो फेंकता है। ठीक उसी समय होमर वहाँ पर पहुंच जाती है। होमर के जिन के हमले के बारे में नहीं पता लगता कि उसके हमले के बीच में आ गई है। शिकी ये देखकर घबरा जाता है। सौभाग्य से वह उसे बचा लेता है। ऐसा करते समय वह थोड़ा घायल हो जाता है। वह जल्दी से होमर के ऊपर से हटता है और जिन को माफी मांगने से कहता है। जिन बोलता है कि अगर वह उस हमले में मर जाती तो उसकी गलती होती। शिकी इससे नाराज होता है, लेकिन तभी अचानक होमर चैंटी करने लगती है, उसे माफ कर दे। वह उससे कहता है कि वह इसकी गलती नहीं है, लेकिन होमर बेहोशी के हालात में है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। ब्लड धीरे धीरे एक जायंट इंसान का रूप ले लेता है। जिन और शिकी ये देखकर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि क्या ये अटैक और टाइटन है। होमर उन लोगों को भाग जाने के लिए कहती है क्योंकि उसकी फीमेल टाइटन उसे मारने वाली है। जैसे ही वे ये कहती है, फीमेल टाइटन पूरी ताकत से जमीन पर हमला करती है। शिकी उसके हमले से बार बार बचता है। दूसरी ओर जिन फीमेल टाइटन से लड़ने के लिए उसकी ओर कूदता है, लेकिन उसकी चेन से उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। शिकी होमर से पूछता है क्या वह इस चीज को रोक नहीं सकती। वह माफी मांगती है क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकती। वह अचानक ज्यादा खून बहने से गिर जाती है। शिकी उसकी मदद करने के लिए फीमेल टाइटन की ओर भागने लगता है। हालांकि वह टाइटन उसकी रक्षा करता देख हैरान हो जाता है और यहाँ तक कि जिन को भी आश्चर्य होता है क्या होमर के खून की अपनी इच्छा है। अचानक फीमेल टाइटन उनके ऊपर खून से अटैक करती है। जिन चट्टान के पीछे छिप जाता है उससे बचने के लिए और शिकी उसके हमले के सामने खड़ा हो जाता है। होमर उस फीमेल टाइटन को बड़ी बहन कहते हुए ये सब बंद करने को कहती है। शिकी ये समझ नहीं पाता है कि इसका क्या मतलब है। होमर रोते हुए शिकी को भागने को कहती है। शिकी कहता है अगर वह उसकी मदद नहीं करेगा तो वह ब्लड की कमी से मारी जाएगी और कहता है कि वह किसी को अपने सामने और मरते हुए नहीं देखना चाहता। अचानक फीमेल टाइटन बड़ी तेजी से दौड़ती है, जिसकी शॉकवेव जंगल के बाहर खड़े बाकी सभी लोगों के पास भी पहुंचती है। नेडो एक पेड़ पे खड़े होकर सब कुछ देख रहा है और डिसाइड करता है कि ये सब मामला उन दोनों पर छोड़ देना चाहिए। हम इधर फाइट पे वापस आते हैं। शिकी अपने आप को घायल करके उससे खून निकाल के हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फीमेल टाइटन उस पर हमला करती है और वह डॉज कर लेता है। इसके बाद फीमेल टाइटन जमीन से कुछ पत्थर उठाती है और उस पे फेंकती है। उसे चोट लग जाती है और वह दूर जाके गिरता है, लेकिन उसे इस बात का सबसे ज्यादा दुख है इस समय कितना कमजोर है और मदद नहीं कर पा रहा है। उसने कभी लड़ाई नहीं हारी पर अब वह किसी काम के नहीं है। वह फ्रस्ट्रेशन के कारण रोने लगता है, लेकिन जिन
जिन साथ में लड़ाई करने को कहता है और उससे कहता है कि अगर वह रोएगा तो वह घर चला जाए। सिकी उस पे गुस्सा होता है और कहता है कि उसकी आंखों से पसीना आ रहा है, लेकिन जिन के पास इसके लिए समय नहीं है। वह अपने घाव को खोलता है। इस बार वह दोनों हाथों पे 2 अलग-अलग चेनसो बनाता है। जब फीमेल टाइटन ने उस पर हमला किया था, वह उस चीज को लेकर अभी भी परेशान है, लेकिन वह अपने सामने आने वाली हर लड़ाई को जीतना चाहता है। नेटो बस ये दूर से देखता है। नेटो ये देखकर प्रभावित है कि जिन एक समय में 2 प्रकार के हथियार बना सकता है। उसने ये एक्सप्लेन किया कि ओनी ब्लड किसी भी कल्पना के अनुसार रूप ले सकता है, लेकिन ये सब उनके पिछले इन्फ्लुएंस, ट्रॉमा और एक्सपीरियंस से प्रभावित होता है। जिन अपने चेंसो का इस्तेमाल करके उस फीमेल टाइटन पे चढ़ जाता है। इसके बाद वह लीवाई एकरमैन की तरह फीमेल टाइटन की गर्दन पर अटैक करता है, लेकिन वह खुद को बचाते हुए एक हाथ का बलिदान दे देता है। जब वह फीमेल टाइटन से लड़ता है, सिकी अपने हाथ को देखकर चिल्लाता है कि वह कुछ बनाए। वह बोलता है कि जब जिन हथियार बना सकता है तो वह क्यों नहीं बना सकता, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि जिन केवल काटने के लिए ही चीजें बनाता है। यहाँ तक कि होमर का भी अपनी फीमेल टाइटन के साथ पर्सनल कनेक्शन है। वह सोचता है कि वह बंदूक भी बना सकता है क्योंकि उसे गन एक औसत अमेरिकी से ज्यादा पसंद है। अचानक उसे समझ आ जाता है कि उसे अपनी पावर को कैसे इस्तेमाल किया जाए। दूसरी ओर जिन को फीमेल टाइटन के साथ लड़ने में दिक्कत हो रही है। फीमेल टाइटन अचानक से दौड़ती है, जिससे उसके कान के पर्दे फट जाते हैं। वह अपना संतुलन खो देता है और सोचता है कि वह मरने वाला है। यहाँ तक कि नेडो भी बीच में आने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी सिकी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। वह फीमेल टाइटन पर एक पावरफुल ग्रेनेड लॉन्चर तानता है। नेडो इससे इम्प्रेस होता है और कहता है कि उसने इसका पता लगा लिया। सिकी अपने नए हथियार को चलाने के लिए तैयार है, तभी फीमेल टाइटन उस पर हमला कर देती है। वह उसके हमले को डॉज करता है और फिर उसके ऊपर ग्रेनेड चला देता है, जिससे वह तुरंत उड़ जाती है। जिन और नेडो उसकी पावर देखकर तंग रह जाते हैं। फीमेल टाइटन गायब होने लगती है क्योंकि उसके टुकड़े हर जगह बिखर जाते हैं और होमर बेहोश हो जाती है। इसी बीच हम जिन को देखते हैं, जो कि सिकी की पावर को देखकर शॉक है। अचानक खून की बारिश शुरू हो जाती है। हालांकि सिकी के पिछले हमले का बिखरा हुआ खून था, और कुछ समय बाद ये नॉर्मल बारिश में बदल जाता है। जिन शॉक है, सिकी के हमले ने केवल फीमेल टाइटन को ही नहीं मारा बल्कि मौसम भी बदल दिया। दूसरी ओर सिकी इस बारे में सोचता भी नहीं है। वह होमर के पास जाने लगता है कि देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन तभी उसको धुंधला दिखाई देने लगता है और वह जमीन पे गिर जाता है और वह हिल भी नहीं पाता। नेडो वहाँ आता है और कहता है कि सिकी ने ज्यादा ही खून बहा दिया है, इसलिए उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची। सिकी उसे बोलता है वह अभी भी खड़ा हो सकता है और वह जबरदस्ती खड़ा हो जाता है। ये केवल 5 सेकंड तक ही खड़ा रह पाता है, इसके बाद फिर से जमीन पर गिर जाता है। नेडो उसे एक नौसिखिया कहता है जो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन उसे एहसास होता है कि सिकी की पावर उसके द्वारा देखी गई पावर से कहीं अधिक है। आगे बोलता है कि यदि वह ज्यादा खून का इस्तेमाल करेगा तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसे उसकी बजाय होमर की चिंता होने लगती है। वह नेडो से उसकी जांच करने को कहता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खून का इस्तेमाल किया, उसके बाद मेरा भी जांच कर लेना। नेडो को उम्मीद नहीं होती कि सिकी दूसरे पर्सन के बारे में भी चिंता करेगा, जबकि वह खुद भी इतना गंभीर स्थिति में है। लेकिन जैसे ही वह उसकी मदद करने वाला होता है, जिन उसके ऊपर अचानक हमला कर देता है। नेडो अपने तेज रिफ्लेक्शन से उसके हमले को रोक देता है और वह जिन को पीछे धकेल देता है। उससे बोलता है कि तुम्हें हारने वाले की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नेडो पूछता है यदि होमर की मौत हो जाती है कि उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता तो क्या होगा। जिन कहता है कि उसे इसकी परवाह नहीं है। नेडो यह सुनकर थोड़ा निराश होता है। नेडो बोलता है कि उसके जैसे स्वार्थी कमीनों को पसंद नहीं करता जिनको इसकी परवाह नहीं। जिन नेडो से पूछता है कि यदि वह उसे मार दे तो वह ग्रेजुएट हो सकता है। नेडो वादा करता है कि वह सच बोल रहा है। जिनको यही सुनना था और उस पर हमला कर देता है। नेडो अपने छाते का इस्तेमाल करके उसके ब्लड चेंसों को रोकता है। इसके बाद वह नेडो अपने छाते से वहाँ स्मोक कर देता है और जिनको लगता है कि नेडो उस पर सरप्राइज अटैक करेगा। जिनको पूरा विश्वास होता है कि जैसे ही नेडो उसकी रेंज में आएगा तो वह उसे मार देगा, लेकिन अगले ही पल उसे तेज गोलियों का सामना करना पड़ता है। वह तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और नेडो अपने छाते से रबड़ की गोलियों से अटैक करता रहता है और कहता है कि इन गोलियों से उसकी मौत नहीं होगी, लेकिन ये बहुत उसे नुकसान पहुंचाएगी। नेडो ने ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए जिन के हाथों को निशाना बनाया। जिन को पता लग जाता है कि नेडो उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि वह केवल शॉर्ट रेंज वाले ही हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि ऐसे समय के लिए उसके पास कुछ गुप्त तरीके भी हैं। वह पेड़ के कवर से भागता है, नेडो की गोलियों से बचता है और कुछ ब्लेडों को नेडो की ओर भेजता है। नेडो उन्हें आसानी से डॉज कर लेता है, लेकिन वह इस बात से सरप्राइज है कि जिनके पास दुश्मनों के लिए काउंटर अटैक भी है जो उसकी रेंज के बाहर लड़ सकते हैं। जिन उसके ऊपर लगातार हमला करता रहता है और हवा में ही उसके पास आ जाता है। ये सोच करके वह बचाव नहीं कर पाएगा। नेडो उसके ऊपर बॉम्ब फेंकता है और जिन
जिन घबरा जाता है। सौभाग्य से ये एक और स्मोक बॉम्ब निकलता है। जिन को लगता है कि नेडो फिर से उस पे गोली मारने वाला है। उसे ये भी एहसास होता है कि नेडो उसके पीछे आकर उसकी मुक्का मार के उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। नेडो बोलता है उसकी भविष्यवाणी बैटल में सही थी। वह अचानक हुए हमले का पता नहीं लगा पाता। जिन इतना घायल और थक जाता है कि वह हिल भी नहीं पाता, लेकिन वह फिर भी कोशिश करता रहता है। नेडो उसे रोकने के लिए अपने छाते को उल्टा करके एक पिंजरे के रूप में इस्तेमाल करता है। जिन उसके छाते से निकलने की कोशिश करता है। नेडो बोलता है कि वह अपने पिता से मिलने के लिए इतना ज्यादा बेचैन है। ये सुनकर वह अचानक चुप हो जाता है। फिर वह नेटो से पूछता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला। नेडो बोलता है कि उसने उसकी पिछली फाइल देखी है, इसलिए वह उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। इसमें ये भी शामिल है कि उसके पिता एक मोमोतारो हैं। ये सुनकर जिन हैरान होता है। सिकी ये सुनकर हैरान होता है क्योंकि उन दोनों की पिछली कहानी एक जैसी है। हालांकि जिन हेट्रेट से भर जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता एक मोमोतारो हैं और उस कमीने ने उससे सब कुछ छीन लिया। उसने अपने परिवार को मार डाला और उसके ऊपर प्रयोग किया, जिससे उसके शरीर पर निशान पड़ गए। जिनको याद आता है कि वह कैसे कचरे में रहा। उसको अपने पिता के प्रति हेट्रेट है। वह कसम खाता है कि वह उसे अपने हाथों से मार डालेगा, भले ही उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। जिनको अपने रेज मोड में एक पावर का बूस्ट मिलता है, जिससे वह उस पिंजरे को उखाड़ देता है जो उसे जकड़े हुए था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, नेडो उसका चेहरा पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है और उसे कहता है कि वह अपने सपने का पीछा करते हुए मर जाता तो वह एक गधा है। नेडो बोलता है तुम्हें अपना सपना साकार करने के लिए जीना होगा, भले ही उसके लिए तुम्हें हार या अपमान सहना पड़े। आखिर में जिन हिलना बंद कर देता है। फिर नेडो फोन करके नर्स को भेजने को कहता है क्योंकि छात्र यहाँ पर इंजर्ड हो गए हैं। वह स्कूल को बताता है कि ओमर को खून की कमी के कारण परीक्षा से हटा दिया गया है और जिन को पेड़ से बांध दिया गया है। दूसरी ओर सिकी अभी भी खड़ा है। नेडो बोलता है कि समय समाप्त होने में मुश्किल से 6 मिनट ही बचे हैं। नेडो सिकी से कहता है या तो ये बॉल छीन ले या अंदर पड़ी 5 मिनट में बॉल ढूंढकर स्कूल चले जाए। सिकी बोलता है कि ये फेयर नहीं है, लेकिन उसके पास नेडो के अनुसार खेलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नेडो तुरंत भागता है। सिकी उसका पीछा करता है और वे देखने के लिए क्या करता है। इसी बीच जिन चुपचाप बैठा हुआ एक पेड़ से बंधा हुआ है। अचानक सिकी पास की झाड़ियों से निकलता है और वह जिन के पास जाता है। वह उसे बोलता है कि वह उसे खोल देगा, बदले में उसे उसके साथ मिलकर काम करना होगा। जिन ये सुनकर हैरान है। सिकी बोलता है उनमें से कोई भी अकेला नेटो को नहीं हरा सकता है। अगर वे एक साथ काम करते हैं तो उनके पास एक मौका है। जिन मना करते हुए कहता है कि अगर वह एक इडियट से मदद लेगा तो उसका गौरव कम हो जाएगा। वह इस बात के लिए बहस नहीं करता कि वह एक इडियट है। वह जिन से पूछता है क्या उसका अभिमान उसके लक्ष्य से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वह यहाँ पर बैठ के अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता। जिन उसे पूछता है कि उसको इसकी परवाह क्यों है। सिकी बताता है कि उसके पिता भी मोमोतारो थे। ये सुनकर जिन शॉक होता है। फिर वह नारुतो की तरह बोलता है कि वह दोनों एक ही जैसे हैं। इसी बीच हम नेटो को देखते हैं जो सिकी को ढूंढ रहा है, पर वह ढूंढ नहीं पाता। इसलिए उसे संदेह है कि वह वापस लौट आया। वो सिकी को जिन को कोसते हुए भागते हुए देखता है। वह डिसाइड करता है कि वह सिकी को पकड़ेगा। जैसे ही उसके पीछे आता है और बोलता है कि उसका समय समाप्त हो रहा है, सिकी रुक जाता है और मन ही मन में जिन को कोसने लगता है। इसलिए नहीं कि वह उसकी मदद नहीं कर रहा है, बल्कि इसलिए वह बचाए जाने के बावजूद वह खुद ही जिम्मेदार बनना चाहता था। वह ऊपर से कूदता है गेंद को पकड़ने के लिए, लेकिन वह आसानी से डॉज कर लेता है। हालांकि ये सिर्फ फेंक था, लेकिन जिन की असली चाल रस्सी से बने पत्थर को फेंकना है। रस्सी चारों ओर घूमती है और उसे जकड़ लेती है और सिकी दूसरा सिरा पकड़ लेता है। सिकी और जिन नेडो को अपनी ओर ताकत से खींचने लगते हैं, लेकिन वह अपनी एड़ियां जमीन पे गड़ा लेता है। उसे यकीन होता है कि उनके खिलाफ जीतने के लिए ज्यादा पावर नहीं है। अचानक जिन नेडो पर चेंसो ब्लेड चला देता है। उसे इससे बचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे वह अपना बैलेंस खो देता है। सिकी के लिए ये काफी है। वह उसकी ओर दौड़ता है और उसके हाथों से गेंद छीन लेता है। बॉल जिन के पास गिरती है और नेडो को पूरा यकीन है कि अगर वह स्कूल ले जाने की कोशिश करेगा तो सिकी उससे गेंद छीनने की कोशिश करेगा। वह उनसे लड़ते समय बॉल छीनने का प्लान बनाता है। वह सरप्राइज होता है जब सिकी जिन को गेंद लेकर भागने को कहता है। जिन ठीक वैसा ही करता है। सिकी उसका सपोर्ट करता है। वह नेडो से बोलता है कि उसने गेंद ले ली। फिर नेडो उसे बोलता है वही व्यक्ति पास होगा जो उस गेंद को स्कूल तक ले जाएगा और इस समय केवल जिन ही होगा। सिकी ये सुनकर तंग रह जाता है और नेडो को एहसास हो जाता है कि ये पूरी तरह से बेवकूफ है, जो कभी कदम उठाने से पहले हानि और लाभ के बारे में नहीं सोचता। वह वास्तव में अपने डिसीजन से रिग्रेट करता है और वह जिन को वापस आने के लिए चिल्लाता है, लेकिन अब उसकी बात सुनने के लिए वह बहुत दूर है। जिन को यकीन होता है कि वह इस गति से स्कूल पर पहुंच जाएगा, लेकिन फिर उसे याद आता है किसी की मदद के बिना ये संभव नहीं होता और वह उसे पीछे नहीं छोड़ सकता। वह पीछे मुड़ता है और सिकी की ओर दौड़ता है। सिकी हैरान होता है और उससे पूछता है कि वे चोरों की तरह दूसरी दिशा में क्यों
भाग रहा है। जिन उसे चुप रहने को कहता है और आगे बताता है कि वह अपनी सफलता का श्रेय किसी मूर्ख को नहीं देना चाहता। वह हारना पसंद करेगा और अपने गोल को खुद ही अचीव करेगा। इसलिए वह सिकी को गेंद लेकर अकेडमी जाने को कहता है। जैसे ही वे गेंद पकड़ाने वाला होता है, एक छोटा सा गुलाबी क्रीचर उनके पास आता है और उनके बीच में आकर रुक जाता है। नेडो तुरंत टेस्ट को रोक देता है। नेडो बोलता है जब हाई स्पीड वाला कुरियर डिलीवरी मुको उनके साथ हो तो उन्हें लड़ना नहीं चाहिए। वह जानता है कि मुको को इमरजेंसी में भेजा जाता है। वह उसके पीछे लगे रेडियो वेकअप को चालू कर देता है जो कि क्यूटो ने भेजा है। उनको पता लगता है कि उनके ऊपर मोटारो एजेंसी ने हमला कर दिया है। टेस्ट एरिया के बाहर बाकी स्टूडेंट अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वे आगे बोलते हैं कि सिकी और दूसरे लोग फेल हो चुके हैं क्योंकि समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। हालांकि नेडो सिकी और जिन के साथ वापस लौटता है और बाकी स्टूडेंट को बताता है कि क्यूटो ब्रांच गंभीर खतरे में है और वे वेकअप के लिए बोल रहे हैं, इसलिए वे टेस्ट करने की वजह वहां जाएंगे। वह नाव पर बैठकर क्यूटो ब्रांच की ओर चल पड़ते हैं। स्टूडेंट के अपने ओपिनियन है रियल बैटल के बारे में। हालांकि नेडो बोलता है कि वे लड़ाई नहीं करेंगे, वे केवल उनका साथ देंगे।